शुरुआत करते हैं 9 PM स्पेशल की और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों की यात्रा की, जो कि अब अपने अंतिम दौर में है। इंडोनेशिया से शुरू हुई उनकी यात्रा का दूसरा पड़ाव ऑस्ट्रेलिया में रहा, जहां पर यूरेनियम को लेकर जो डील डन हुई उससे मोदी के डिप्लोमेटिक जीत की कहानी पूरी दुनिया के सामने आई। इंडोनेशिया में अगर उनका दौरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिहाज से सफल रहा, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल से लेकर गगनयान तक हुए समझौतों की एक लंबी फहरिस्त ने चीन की नींद जरूर उड़ाई। जहां पर भारत ईस्ट में खास तौर से इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ अपने रिश्ते गहरे और मजबूत कर रहा है। इन देशों के रिश्तों की गर्माहट से तो बर्फ पिघलती दिखी, जिसके चलते पहले कई देशों में भारत को लेकर एक हिच नजर आती थी, वो अब पूरी तरीके से बदल गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे न्यूजीलैंड और वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त मुआनपुई सयावी समेत न्यूजीलैंड के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यहां पर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक गर्मजोशी, एक वार्मथ साफ नजर आई। लक्सन ने आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ऑकलैंड में भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया और अपनी एक एक्स पोस्ट पर वो लिखते हैं, एंड आई कोट, थोड़ी देर पहले ऑकलैंड पहुंचा, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का शुक्रिया। ये दौरा ऐतिहासिक है और 4 दशकों में न्यूजीलैंड का ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है। उन्होंने लिखा है कि वो प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बातचीत करने और भारत न्यूजीलैंड दोस्ती की पूरी रेंज पर चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया ट्वीट है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड में इंडियन कम्युनिटी से भी मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर इंडियन डायस्पोरा खुश भी नजर आया और भावुक भी नजर आया। अब इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस प्रधानमंत्री ने साझा किए हैं। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी दिखी। इन कार्यक्रमों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृति नजर आई, तो कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जिसका बोलबाला भी नजर आया। वंदे मातरम की गूंज भी यहीं पर सुनाई। और प्रधानमंत्री अपनी एक्स पोस्ट के जरिए सारी जानकारी खुद भी साझा करते रहते हैं। उन्होंने प्रवासी समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों के आपसी संबंधों को इन्होंने मजबूत किया है। अब उन्होंने भारतीय समुदाय से मिले प्यार की खुलकर तारीफ भी की। ये तो उनकी यात्राओं से जुड़े कुछ खास अनुभव हैं। हालांकि तीनों देशों की यात्रा का शुरू से मकसद रहा है ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत किया जाए। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई भारत की डील्स भविष्य के लिहाज से बहुत पॉजिटिव साबित होंगी। अब न्यूजीलैंड से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। इंडोनेशिया के साथ अगर देखें तो एक सिमिलर मतलब नीति रहा, जिसमें से इंडोनेशिया और भारत का कोऑपरेशन इन एरियाज में काफ़ी बढ़ जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हाल में दौरा हुई है, इसमें अगर देखें तो एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है, जिसमें से दोनों साइड का नेवल एरिया में कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाएगा और
ऑस्ट्रेलिया से पहली दफ़े यूरेनियम भारत में आना शुरू होगा और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखें तो। आपको यह भी जानना चाहिए कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड यात्रा है। दोनों देशों के बीच 27 अप्रैल 2026 को एफटीए पर यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि भारत के 100% और न्यूजीलैंड के 95% सामान पर लगे हुए टैरिफ हटा दिए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड दौरा दोनों देशों के बायलैटरल टाइज में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। काफी लंबे समय से दोनों देशों के बीच हाई लेवल विजिट्स की कमी खल रही थी, लेकिन इस यात्रा ने डिप्लोमेटिक टाइज को एक नई एनर्जी देने का काम किया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच जहां 3 बड़े समझौते होने की उम्मीद है, इसमें दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को शुरू किया जा सकता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स रहेंगी। दरअसल भारत और ऑकलैंड या फिर वेलिंगटन के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यात्रियों को बीच में हॉल्ट लेना पड़ता है, जैसे कि सिंगापुर, कुआलालंपुर या फिर सिडनी होकर जाना पड़ता है। अब इससे समय 18 से 24 घंटे तक का हो जाता है। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से यात्रा का समय 11 से 12 घंटे तक सीमित हो जाएगा। अब दूसरा समझौता है यूपीआई को लेकर। न्यूजीलैंड में भारत के यूपीआई को लॉन्च करने की डील लॉक हो सकती है। इससे भारतीय छात्रों और पर्यटकों को आसानी जरूर होगी। एक और समझौता है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में संभव है, जहां पर भारत न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब और कीवी पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाता है, तो न्यूजीलैंड भारत से आने वाला आम, अंगूर और केले के लिए कड़े नियम अप्लाई करता है। इन पर कस्टम ड्यूटी कम की जा सकती है। भारत जो कि हमेशा से अपने घरेलू डेयरी फार्मर्स के हितों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहा है, इसीलिए न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स को सीधे भारत में एंट्री देने से वो बचता आया है। अब इस विजिट में फोकस सीधे इंपोर्ट पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी हो सकता है। न्यूजीलैंड भारत को कोल्ड चेन स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कैटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में टेक्निकल असिस्टेंस देने पर सहमति जता सकता है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड सरकार के साथ बायलैटरल टॉक्स भी होंगे। दोनों देश एफटीए को पूरी तरीके से फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी एक बिजनेस इवेंट, फिर इसके साथ एक स्पोर्टिंग इवेंट में भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए इंडियन डायस्पोरा ने किया ओरा मोदी कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। अब भारतीयों के लिहाज से न्यूजीलैंड क्यों खास है, समझना यह भी होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो स्पोकन लैंग्वेज है वो चौथी भाषा हिंदी है। आप इस पर गर्व कर सकते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड में हिंदी का बोलबाला साफ दिख सकता है। यहाँ का हर 17वां शख्स भारतीय मूल का है। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर अच्छी खासी भारतीय प्रवासियों की संख्या है और न्यूजीलैंड की कुल आबादी जो कि 52 लाख बताई जाती है, इनमें से लगभग 4.8% लोग यानी 2,40,000 से ज्यादा भारतीय मूल के हैं। अब यहाँ पर पहले नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, दूसरे पर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है ते रेओ माओरी और तीसरे पर सामोअन है, ये थर्ड लैंग्वेज है। और न्यूजीलैंड में आज की तारीख में 15,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं, यानी चीन के बाद भारत न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है। यही वजह है कि वीजा और माइग्रेशन को लेकर भी बात हो सकती है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा प्रोसेस को आसान बनाने और इसके साथ ही जो वर्क राइट्स हैं उनको लेकर न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन के साथ प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपसी मान्यता देने पर सहमति बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। असल में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के पक्षधर हैं। दोनों देशों की नेवी के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैरीटाइम सर्विलांस और जॉइंट एक्सरसाइजेस को बढ़ाने पर बात हो सकती है, ताकि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिन्हें हम स्लॉक्स कहते हैं, उनको सिक्योर किया जा सके। हालांकि न्यूजीलैंड सीधे तौर पर क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे करीबी पड़ोसी और जो उनका फाइव आइज अलायंस है उसका एक एक्टिव मेंबर भी है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। क्वाड का हाल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग हुई है और हमारे 2 पार्टनर्स जो जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं उनके साथ हमारे जो डिफेंस और सिक्योरिटी और बाकी अन्य चीज़ों के भी कोऑपरेशन जो चल रहा है
वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसमें आप इंडोनेशिया जोड़ें तो हमें इन तीनों के साथ एक बड़ा मतलब डिफेंस सिक्योरिटी आर्क है, जो कि इंडियन ओशन के ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जो है, हमारे इंडो पैसिफिक रीजन, जो हमारे एक्ट ईस्ट और महासागर नीति के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास में बहुत सफल हुए। कुल मिलाकर पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, सांकेतिक नहीं है, बल्कि इसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स मिलने की संभावना है। न्यूजीलैंड जो कि ट्रेडिशनली एक शांत देश है, विवादों से बचता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड अब इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में भारत की अहमियत समझता है और दोनों ही देश एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की वकालत करते आए हैं। इसका मतलब यह है कि समुद्र में किसी एक देश की मोनोपोली नहीं चलेगी और इंटरनेशनल सी लेन सभी के व्यापार के लिए खुले रहेंगे। यहाँ पर चीन को सीधी चुनौती मिलती दिखती है, क्योंकि चीन पिछले कई सालों से साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, जिसमें सोलोमन आइलैंड, फिजी आते हैं, इसमें भारी निवेश करके वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इलाका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आंगन माना जाता है। न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा व्यापार चीन पर निर्भर है, जिसके कारण वो अक्सर चीन के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पाता है। लेकिन भारत के साथ रिश्ते मजबूत करके न्यूजीलैंड अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी कि वो भी चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट ने चीन की उस स्ट्रैटेजी को तगड़ा झटका दिया, जिसके तहत वो पैसिफिक रीजन में अपनी मनमानी करना चाहता है।